माय डियर, चैप्टर नंबर 1 आज उसी का इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर, अकाउंट्स का एक चैप्टर स्टार्ट किया है, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर खत्म किया है। आज उसी के फर्स्ट चैप्टर की शेड्यूलिंग है, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर आपका होने वाला है चैप्टर नंबर 1, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। टोटल 10 मार्क का चैप्टर है, जिसमें 7 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जिसमें 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव और एक शॉर्ट आंसर्स। या तो शॉर्ट आंसर्स पूछा जाएगा या तो शॉर्ट नोट्स, या आपका एक जस्टिफाई वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इतना अश्योरिटी के साथ है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला, व्हाट इज मैनेजमेंट। अभी सबसे पहले जब आप मैनेजमेंट शब्द का मतलब समझते हो तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सर व्हाट इज मैनेजमेंट, कि हेनरी फेयल का नाम अभी आप लोग सुनोगे आने वाले टाइम में। फिर एक मैनेजमेंट गुरु थे जिसका नाम था मैरी पार्कर फॉलेट। वो कहते थे मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग डन थ्रू पीपल। जब आप लोगों से काम करवा के लेने की एबिलिटी रखते हो, सो उस नेचर को आप कहते हो मैनेजमेंट। क्या कहते हो? मैनेजमेंट। एक एग्जांपल देता हूं। आप सबके घर में मम्मी को पता है कि किससे कैसा काम करवाना है। जब अगर कभी कभी सुबह सुबह मम्मी उठी और अपने पतिदेव के पास गई और थोड़े से प्यारे भर मूवमेंट अगर करे तो समझ जाना पप्पा दोपहर को बर्तन घुसते हुए पाए जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, वो ये मतलब अल्टरनेटिव भी हो सकता है, कुछ लोग कपड़ा धोते हुए भी पाए जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है, घर घर की एक ही कहानी, कोई राजा तो कोई रानी। ठीक है, सुबह उठा तो नौकर, रात को नौकरानी, लेकिन कहानी तो सबके सेम रहती है। लेकिन उसी तरीके से मम्मी को यह भी पता है कि अपने बच्चे या बच्ची से काम कैसे करवाना चाहिए। अगर मम्मी आपसे बात करते समय बाबू सोना जादू टोना वाले वर्डिंग यूज करिए, समझ जाना कि आज तुम पे सबसे ज्यादा काम का भार आने वाला है। तो मम्मी को पता है काम कैसे मैनेज किया जाता है, लोगों से कैसे काम करवाए जाते हैं। व्हेन यू रियलाइज, जब आप रियलाइज करते हो कि आप लोगों से काम करवा सकते हो, उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। सो इसका मतलब खुद काम नहीं करने का नहीं, वो अपना काम खुद करती है। खुद का काम खुद करना अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ा टास्क होता है कि अपना काम किसी और से करवाना। जैसे बॉस होता है, हर कंपनी के अंदर बॉस का नाम सुना है। बॉस अपने अंदर कुछ लोगों को रखता है काम करने के लिए। अब वो बॉस की कैपेबिलिटी है कि वो लोगों से काम करवा पा रहा है, और वो काम वो है जो बॉस चाहता है, ना कि एम्प्लॉय चाहता है ना। तो मैनेजमेंट का मतलब ही है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। लोगों से अगर आप काम करवाने की एबिलिटी रखते हो, इसका मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी के अंदर का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। क्लियर है? अब मैनेजमेंट एग्जैक्टली, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एग्जैक्टली है क्या? तो वो क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज जस्ट अ गाइडलाइन। क्या है वो? सिर्फ गाइडलाइन है। गाइडलाइन मतलब समझते हैं, कोरोना के टाइम पे बोला था 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, मास्क पहनना जरूरी है। सब पहनते थे? नहीं। जो पहनता था अपनी सेफ्टी के लिए पहनता था। कोरोना वैक्सीन लगाना जरूरी है, गवर्नमेंट ने कहा, गाइडलाइन दिया है भाई लगाना पड़ेगा, बट लगाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए किया। तो गाइडलाइन जस्ट इंस्ट्रक्शन होता है, फॉलो करना है या नहीं करना है वो किसके ऊपर डिपेंड है? आपके ऊपर। लेकिन अगर ये गाइडलाइन आपको दिए गए हैं तो उसका एक पर्पस है। अगर ये गाइडलाइन को फॉलो करते तो उसके एडवांटेज आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिलेंगे। तो वही तरीके का नेचर है कि ये जो डेफिनेट प्रिंसिपल्स है या जो टेक्निक्स है, इट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली बिकम्स प्रिंसिपल्स। सिर्फ और सिर्फ एक 4 कमरे में या 4 दीवारों के बीच में तय हुआ नहीं है। ये जो भी टेक्निक्स या जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर बातें की गई है, वो पूरी दुनिया ने उसको क्या किया है? एक्सेप्ट किया है।
So this principles is not just a statement, it is a guideline, it is a technique जो आपके बेहतरी के लिए बनाई गई है. It provide the better guideline to the manager. किसके लिए गाइडलाइन है सर? मैनेजर के लिए. सर मैनेजर कौन होता है? जो बिजनेस को मैनेज करता है. अब मैनेजर के लिए गाइडलाइन इसलिए क्योंकि अगर मैनेजर ये गाइडलाइन को फॉलो करता है तो उसको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है उस कंपनी को मैनेज करने के लिए. It helps manager to take effective decision and conduct organization activities to achieve the goals. यानी कंपनी के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका वो पालन करेगा, लेकिन जो गाइडलाइंस उसको दी गई है उससे वो इफेक्टिव डिसीजन ले सकता है. क्या ले सकता है सर? इफेक्टिव डिसीजंस. मानो एक एग्जांपल देता हूं. जैसे आप में से कोई महानुभाव, जैसे मान लो रिया है. रिया को मैंने हयात होटल का एक मैनेजर बना दिया. रेप्यूटेड होटल है, 5 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल है, मुंबई का टॉप मोस्ट होटल है. और उस होटल के अंदर ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है. क्या करना है? होटल को मैनेज करने की भूमिका. अब वहां पर एक ग्रुप आ जाता है पार्टी करने के लिए. क्या करने के लिए? पार्टी और शाटी वाली पार्टी. ठीक है. तो वहां पर आने के बाद वो क्या करता है, जब तक उनकी पार्टी शाटी में कन्वर्ट नहीं होती तब तक तो वो ठीक थे. लेकिन जैसे वो शाटी में कन्वर्ट हो गया, यानी पार्टी जब एकदम चरण सीमा पर पहुंच गई, जब चालू हो गया, तब उनका वायलेंस वहां पर शुरू हो गया. तो वायलेंस शुरू हो गया तब कुछ लोगों की वजह से पूरा होटल डिस्टर्ब हो सकता है. तो उस सिचुएशन में रिया जो डिसीजन लेगी उस डिसीजन को किसके ऊपर ट्रायल एंड टेस्टेड किया होगा? ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन किसी ने फेस की होगी, उसका रिजल्ट, उसका आउटकम, वो सारी चीजें ऑलरेडी देखी गई होगी. उस बेसिस पर गाइडलाइंस के हिसाब से उसको फॉलो करना पड़ेगा. अगर वो सिचुएशन हैंडल कर लेती है तो शी इज अ गुड मैनेजर. समझा? यानी सिचुएशन के हिसाब से उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. और अगर सोल्यूशन प्रॉपर बैठ जाता है, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, इसका मतलब आप बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं. प्रिंसिपल, फंडामेंटल ट्रूथ और proposition that serves a foundation for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning. यानी अगर मुझे सिंपल बात बोला जाए, जो भी डिसीजन हम लेते हैं उसका एक मकसद है, गोल है. जब आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है तो उसके बाद आप जो भी एक्टिविटी करोगे वो एक्टिविटी किस लिए होगा? वो गोल को अचीव करने के लिए होगा. हम कॉमर्स वाले बड़े बदनाम होते हैं, हमें बड़ा इनडिसिप्लिन कहा जाता है, बड़े नटखट नॉटी टाइप का कहा जाता है हम कॉमर्स वालों को. हम मतलब मैं जब स्टूडेंट था, आप टीचर हो, अब तुम लोग स्टूडेंट हो, सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन वाला बोला जाता है कॉमर्स वाले. बोलते हैं प्लानिंग तो बहुत अच्छे से करते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं करते. सही बात है, तुमने बड़े प्लानिंग से अप्रैल में एडमिशन लिया था, बट एग्जीक्यूट करते करते थक गए. अब जो बंदा प्लानिंग करता है, एग्जीक्यूशन प्रॉपर करता है, वो जल्दी हार मान लेता है. अरे यार मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है. यानी वो क्या है? रिजल्ट ओरिएंटेड है. क्या है वो? लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड के चक्कर में, रिजल्ट ओरिएंटेशन के चक्कर में वो जल्दी हार मान जा रहा है. समझा? वो उसको वेट नहीं है, उसको पेशेंस नहीं है उस रिजल्ट को जल्दी पाने. उसका बच्चा तो 2 महीने में 12वीं देके निकलना चाहता है. सो अगर आप कोई भी एक्शन करते हो तो उस एक्शन का एक रिएक्शन होगा, बट वो एक्शन किसके बेसिस पर होगा? आपके गोल के बेसिस पर. अगर मैं यही बोलूं कि अगले महीने आपका पेपर नहीं है, आने वाले टाइम में आपका बोर्ड का पेपर 2 महीना और पोस्टपोन हो गया, तो क्या लगता है आप ये लेक्चर देखोगे? ये लेक्चर बैठोगे? बिल्कुल नहीं. अरे बस मोटा भाई, अपन तो क्या करेंगे? मजा. घर पे आके कच्चा बादाम चालू हो जाएगा, है ना? सही कि नहीं? मतलब योर गोल डिसाइड योर एक्शंस. और अगर आपको पता चले कि बोर्ड की एग्जाम जो आने वाले टाइम में थी, अगर वो इसी हफ्ते में हो जाए तो
तब आपका बोलेगा गवर्नमेंट ने ऐसा, महाराष्ट्र बोर्ड ने एक सर्कुलर रिलीज किया, ड्यू टू इलेक्शन वी हैव प्रीपोन्ड योर एग्जाम्स। प्रीपोन्ड मतलब समय से पहले ले रहे, 20 फरवरी की जगह पर हम लोग मान लो 1 फरवरी से एग्जाम लेंगे, तब क्या होगा, हार्ट अटैक। सर अभी तो 16 तारीख के, 14 दिन में क्या पढ़ के होएगा, यही होएगा ना। अब तक क्या कर रहे थे, आराम। तो यानी आपका गोल आप डिसाइड करते हो, लेकिन उसका एक्शन आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या कहता है कि आपका एक्शन ही आपके गोल को डिसाइड करेगा। अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका मकसद इजीली अचीव हो जाएगा, गोल इजीली अचीव हो जाएगा। इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू द स्टडी, सो आपको उसका पश्चाताप बाद में होने वाला है। सर फेल होगा है क्या, नहीं, फेल होना इम्पॉसिबल है ना, फेल होना इम्पॉसिबल है, बस सर तक ब्लैंक पेपर ना रखे आए। सर ने बोला था 12वीं में कोई फेल नहीं होता है, ये बंदा जा रहा है खाली नाम लिख के वापस आ रहा है, ऐसा होगा क्या, नहीं। ऑब्जेक्टिव जो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, उसके लिए भी तुझे पढ़ना पड़ेगा। जब करना है, पढ़ना है, तो अच्छे से पढ़ के जाओ। आधे लोग नींद मारते हैं, हे भगवान, हे जगन्नाथ, 11 बजे पेपर, 11 बजे तो बिस्तर छोड़ के उठाइए, और बोलते नहीं सर बोर्ड एग्जाम के टाइम पे तो रात को 3-3 बजे तक पढ़ेगा अपन। हाँ 3 बजे तक पढ़, बाद में 9 बजे उठ, 3 बजे तक पढ़ाई करने का, 3 बजे सोएगा, 9 बजे उठेगा, 11 बजे पेपर देने जाएगा बिना रिवीजन। सो आपको अपना गोल डिसाइड करते समय आपके प्लान ऑफ एक्शन को भी डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आपका चेन ऑफ लाइन प्रॉपर होने वाला है, समझा ना। पहला क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहला पबजी एफसी है, पहला पॉइंट पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। सर व्हाट दिस मीन बाय दिस, ये जो गाइडलाइंस बनाई गई है वो ऐसा रात को सपने में आया था क्या, चलो एक काम करते हैं, प्रिंसिपल है मैनेजमेंट बना देते हैं, 14 प्रिंसिपल आएगा, डिवीजन ऑफ वर्क आएगा, इक्विटी आएगा, यूनिटी कमांड, यूनिट ऑफ डायरेक्शन, ऐसा रात को सपने में आया था और बना दिया। ऐसा होता है क्या, तुम्हारे घर में भी खाना बनता है तो ऐसे रैंडमली मम्मी को रात को सपने में आया कि एक काम को, एक कुकर लो, उसमें चावल डालो, उसमें दाल डालो, उसमें डालो, सबको खिचड़ी बन जाएगा। आपको पता है ना व्हाट इज ट्रायल एंड टेस्टेड। कोई भी प्रिंसिपल जब एप्लीकेबल होता है, या कोई भी लॉ, कोई भी गाइडलाइंस लोगों को दी जाती है, इट इज वेल रिसर्च, अच्छे से रिसर्च करके ही लोगों के सामने लाया जाता है। उसका एक रीजन होना जरूरी है। अगर उसका एक प्रॉपर रीजन है तो वो गाइडलाइंस लाके आपको क्या है, फायदा है। अगर उसके पीछे कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, अगर उसके पीछे किसी भी तरीके का साइंटिफिक रिसर्च, कोई भी थियोरिटिकल रिसर्च नहीं है, तो उस तरीके की गाइडलाइंस को एप्लीकेबल करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके सामने इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उसको लाखों करोड़ों बार ट्रायल एंड टेस्टेड, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, समझा, हाँ है ना। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब क्या, अगर आप जैसे आज गूगल पे भी अगर आप सर्च करोगे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो किसका नाम आएगा, हेनरी फयोल का नाम आएगा। अगर आपने हेनरी फयोल नाम डाला तो क्या आएगा, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आएगा। यस और नो, आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डाला तो आपको किसका नाम आएगा, हेनरी फयोल का नाम आएगा। क्लियर है। साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम डाला तो FW टेलर आएगा। अभी ये सिर्फ FW टेलर डाला तो क्या आएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट आएगा। क्लियर है। अब ये जो लोगों के नाम या जो टेक्निक वगैरह के बारे में बात करें, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, क्या सिर्फ हम पढ़ रहे, महाराष्ट्र वाला भी पढ़ रहा होगा, कर्नाटक वाला भी पढ़ रहा होगा, दिल्ली वाला भी पढ़ेगा, MP वाला भी पढ़ेगा, UP वाला भी पढ़ेगा, इंक्लूडिंग इंडिया के सभी स्टेट में अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई किताब है, उस सब में इनका नाम आएगा। इंडिया ही नहीं, बाहर के कंट्रीज में भी, अमेरिका, UK वगैरह में भी अगर आपने मैनेजमेंट की कोई उपाधि लेनी है, मैनेजमेंट की कोई डिग्री लेना है, तो ऑब्वियसली इनके थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो थ्योरीज है, ये यूनिवर्सली क्या है, एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सली क्या है, एप्लीकेबल होने वाले है।
जिसको लागू करने से पहले बहुत कई गुना बाद, कितनी बार तो उसको ट्रायल और टेस्ट किया गया होगा, और उसको कोई भी डिनाई नहीं, हेनरी फ्यूल ने ये नंबर का जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गलत दिया है, मेरे हिसाब से ये नहीं होगा, तेरे हिसाब से तू प्रूफ कर। अगर उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गलत दिया है या एक आध गलत दिया तो तुम उसको प्रूफ करो गलत है। तुमने प्रूफ किया, तुम्हारे उस प्रूफ से लोग सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो आप खुद एक मैनेजमेंट गुरु बन जाओगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। उसके बाद बिहेवियरल इन नेचर, सबका बिहेवियर क्या होता है, अलग होता है, चाहिए कि नहीं? सबका बिहेवियर सेम है क्या? कोई पढ़ने के लिए डेडिकेटेड रहेगा 6:20 को आ गया, कोई आलसी रहेगा 6:40 को आ रहा है, घर में 4 बजे पहुंच गया है लेकिन क्लास के लिए 6:30 के बाद आना है, होता कि नहीं? एग्जाम 11 बजे का है, कोई 9:30 बजे जाके सेंटर में बैठेगा, कोई 11 बजे घर से निकलेगा। इससे पता चलता है आपकी बिहेवियर क्या, आपका सीरियसनेस क्या है। एंड बात बोलते हैं कॉमर्स वाले बदनाम, अरे बदनाम करने के लिए 4-5 नमूनों को देख के समझ में आता है। क्लास का टॉपर बच्चा क्लास की पहचान कभी बनता नहीं है। क्लास का सबसे ज्यादा मस्तीखोर बच्चा ही क्लास को, टीचर उसी को याद रखता है, बैक बेंचर को याद रखता है, है कि नहीं? ये बहुत नटखट है, ये बहुत नालायक है। ऐसा होता है कि नहीं? तुम लोग स्कूल में जाते, तुम्हारी टीचर 10th स्टैंडर्ड को देखे, अरे ये खुशी आई है, ऐसा होता है क्या? लेकिन अगर खुशी बहुत ज्यादा मस्ती खो रहेगी तो उसको बरोबर टीचर, अरे यही नाक में दम की थी मेरे, होता है। तो उसी तरीके से जब भी कोई बिहेवियर आपका आता है तो वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जब एप्लीकेबल होता है, तो जो सिचुएशन पे वो सोल्यूशन दिया गया था वो सोल्यूशन सभी पे एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरी वाइफ मुझसे रूठ गई है, मेरी वाइफ मुझसे रूठ गई है, उसको मनाने के लिए क्या करूं? अब मेरे सवाल आ रहा है कि मेरी वाइफ को आइसक्रीम पसंद है, तो आइसक्रीम में कौन सा पसंद है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं चॉकलेट आइसक्रीम लेके गया, नहीं उसको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खानी थी आज, होता है कि नहीं? मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आज उसका बिहेवियर कैसा, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर। ह्यूमन का बिहेवियर क्या रहता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। 15 मिनट में इधर, 15 मिनट में उधर, यह होता है 2 मिनट में इधर, 2 मिनट में उधर, है ना? तो ये अनप्रेडिक्टेबल है। और ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो बिहेवियर के ऊपर डिपेंड होता है। सो बिहेवियर के ऊपर तो आपका सिचुएशन बेस्ड सोल्यूशन भी डिफरेंट हो सकता है। तो आपका सोल्यूशन सिचुएशन के हिसाब से आना चाहिए, ना कि लोगों के हिसाब से। समझ में आ रहा है? आप प्री डिसाइडेड नहीं रह सकते। कभी आपने मैकडी का बर्गर खाया? सबने खाया? ये जनरेशन का कोई भी ऐसा है जो अमेरिकन वड़ा पाव नहीं खाया है? अमेरिकन वड़ा पाव, बेटा वही मैकडी। अगर वही मैकडी अगर आप किसी ओल्ड एज वालों को, सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन को खिलाओ, मतलब दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी को खिलाओ, तो उनको वो पसंद नहीं आएगा। रीजन इज वेरी सिंपल, आप जिस जनरेशन में पैदा हुआ है वो जनरेशन को शायद वो पसंद आएगा, लेकिन उनको लगा इससे अच्छा तो वड़ा पाव है। और जब आप वो पूछेंगे ना इसका एमआरपी क्या है, और आपने एमआरपी बना दिया, तो बोला थू, इतना पैसा दे के ये खरीदेंगे, भले ही वो सबके लिए अच्छा हो, लेकिन किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन योर बिहेवियर। नेक्स्ट, जनरल गाइडलाइंस। हमने खाली ये बोला है, हमने आपको गाइडलाइंस दी है, हमने आपको स्टेटमेंट दिया है, हमने आपको टेक्निक्स दी है। फॉलो करना है नहीं करना है किसके ऊपर डिपेंड है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। समझा? जनरल गाइडलाइंस है। समझा? सिर्फ क्या है वो, जनरल गाइडलाइंस, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। कितने लोगों ने अमृत तुल्य का नाम सुना है? सुना है अमृत तुल्य? बेटा जो चाय को प्याले में बैठा के थे उसको अमृत तुल्य कहते हैं, ठीक है? बस यही है कि अमृत तुल्य की जितनी भी दुकान है जो चाय 10 रुपए में बेचते हैं या 12 रुपए में बेचते हैं, उनको कहा गया है
दूध इतना लेना है, इतना मिनट पकाना है, इतना मिनट पकने के बाद इतनी चम्मच चाय पत्ती आएगी, इतना शक्कर आएगा, डिसाइडेड है। अगर आप इतना स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे तो आपका टेस्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम। वो पाव लीटर दूध भी ज्यादा नहीं डालेगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा। सो उनको वो गाइडलाइंस दिया है, तो गाइडलाइंस फॉलो करोगे तो आपके लिए फायदा है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इट्स जस्ट अ जनरल गाइडलाइंस। फॉलो करना है नहीं करना है वो किसके ऊपर डिपेंड है, मैनेजर के बिहेवियर, मैनेजर के डिसीजन पावर पे। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल। हमेशा सेम सिचुएशन सबके लिए एप्लीकेबल होने वाली है नहीं है। सो आपके जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो फ्लेक्सिबल नेचर के, कौन से नेचर के, फ्लेक्सिबल नेचर मतलब क्या, योर डिसीजन कैन बी चेंज एज पर द सिचुएशन। आपको अपने डिसीजन को, अपने बिहेवियर को फ्लेक्सिबल होने पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अभी के जो यंग जनरेशन वाले रहते हैं, जो 12वीं वाले के बच्चे रहते हैं, वो घर से निकलते कैसे मालूम है ना, शर्ट वर्ट पहन के निकलते। जैसे बिल्डिंग से नीचे या एरिया से बाहर निकला तो 2 शर्ट का बटन खुल जाता है। बस स्टॉप तक आते आते 4, लड़की को देखा तो 2 और खुल जाता है, ऐसा होगा। अभी उसको पूछेगे बेटा तू कितना कमाता है, नहीं, लेकिन एटीट्यूड बाप वाले, तेरे को क्या मालूम मेरे पापा क्या कर रहे हैं। और अब मान लो अगर वो बच्चा बाइक वाइक चलाता है तो, और किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया, वो अंकल हाथ नहीं लगाने का, आपको नहीं मालूम मेरा बाप कौन है, ऐसा एटीट्यूड है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर क्या बोला है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब वो ट्रैफिक हवलदार का नेचर कैसे रहेगा, उसको पता है ये फंस गया, सामने वाला फंस गया है, अब वो अपना एटीट्यूड या तो स्टिक रखेगा। लेट्स से एक एग्जांपल देता हूं कि कोई बंदे को पकड़ लिया, वो बंदे ने अपने पापा को फोन लगाया, और फोन लगाने के वो पहले पुलिस वाले ने बोला कि नहीं तेरे को चालान भरना ही पड़ेगा। अब वो खड़ा है, मतलब पुलिस वाला बहुत ही स्ट्रिक्ट है, भाई भरना ही पड़ेगा। ये भाई ने कॉल लगाया इसके पापा को, इसका पापा निकला ट्रैफिक पुलिस में ही। अरे कामले, मी ओमले बोलतोय, ओके, अरे नाटू, जाऊ दे माझाच मुलगा आहे, ओके, अरे भाई मेरा ही बेटा है, ठीक है, छोड़ दिया। अगर 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 वही को फोन आ गया किसी के पापा का, और पापा उससे बड़े ऑफिसर निकला, सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस टाइप निकला, हाँ सब, हाँ सर, अब भी छोटा सर, आप मेरे को नहीं मानते, सॉरी सर, मैं क्या होगा उसका बिहेवियर पूरा चेंज, बिकॉज ही हैज टू मैनेज द सिचुएशन। उसको सिचुएशन को क्या करना है। और अगर एक बंदा रहता है जो एकदम अपना बोलता है ना एथिक्स, अंदर रहता है, एथिक्स भरा रहता है, सिद्धांत भरे रहते हैं, वो बंदा बोलेगा तेरे पापा को फोन लगाने से पहले तेरा फोन दे, मैं बात करता। हाँ नंबर बोलते पापा का, हाँ सर आपके बेटे ने सिग्नल तोड़ा, कल वो मर जाता तो मैं बचाए, मैं चालान भर रहा हूं इसलिए। हाँ तू बोला चालान काट बोलेगा उसका, बिकॉज ही हैज टू रिएक्ट एज पर द सिचुएशन। तो आपको आपका बिहेवियर, आपका सिचुएशन सब कुछ मैनेज करना है। हमेशा सेम नेचर, सेम बिहेवियर, सेम सोल्यूशन सब पे एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। तो आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ सकता है। वो पिक्चर देखा है, वो शादी में जरूर आना, नहीं याद आया? खुशी बेटा तूने शादी में जरूर आना देखा रहेगा, इसलिए डिस्कशन करिए वो। अरे तुमको पता है वो हीरो कैसा था, और हीरोइन भाग जाती है ना तो एकदम आईएएस ऑफिसर बन के बाहर आता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, सुना गाना। अब मुझे बता वो डिसीजन कैसे लिया उसने। अभी उसको पता है या तो मैंने शादी कर लिया तो भाई मेरा करियर क्या होगा, खत्म। तो डिसीजन चेंज करना पड़ा, लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन उसको चेंज करना पड़ा। उसी की जगह पे अगर आपने 12th फेल देखी होगी, या देखना चाहिए सबको,
तो वहां पर उसने कैसे अपने डेडिकेशन से, अपनी लगन से, उसको पता है, नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि यूपी बिहार के लोगों का के अंदर सिर्फ एक ही चीज आपको मिलेगी, डेडिकेशन, क्योंकि उनको पता अगर उनको उस लेवल से ऊपर जाना है, गरीबी की रेखा से ऊपर जाना है, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, वहां पे कोई इंडस्ट्रीज अवेलेबल नहीं है, तो उनको अगर अपनी गरीबी रेखा से ऊपर जाना है तो मेहनत ही उनके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, और उनका डेडिकेशन, उनका मोटिवेशन एक लिमिट तक रहने वाला है। अगर वो अपने डेडिकेशन मोटिवेशन को अचीव कर लेते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, और कर लिया तो वेल एंड गुड। समझा? तो यहाँ पे जो डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन सभी लोग लेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, और डिसीजन लेने के बाद आपका नेचर, आपका जो डिसीजन है वो सिचुएशन बेस्ड होना चाहिए, और सिचुएशन अगर स्ट्रिक्ट है तो आपको स्ट्रिक्ट, जैसे पापा तुम्हारे साथ बिहेव करते हैं, गलती तुम्हारी है, तुम्हारे सामने स्ट्रिक्ट रहेंगे, गलती तुम्हारी नहीं है, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, देखो जो करना है कर ले, और बेटे की गलती है तो भाई तू जा, मेरे बेटे को मैं देखता, ले धपाधप, ये उनका नेचर है। तो वैसे प्रिंसिपल क्या, मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसी होता है, सिचुएशन देख के आपके डिसीजन को क्या करना पड़ेगा, चेंज। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट मतलब अच्छी तरीके से मैनेज करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना? अच्छे से मैनेज किया तो अच्छे से रिजल्ट मिलेगा, अगर मैनेजमेंट गंदा है तो रिजल्ट भी गंदा मिलेगा। कोई सीरियसनेस नहीं है, 12th का एग्जाम आएगा, अरे एग्जाम है ना, वो एक दिन पहले हो जाएगा। बोले कैसे होगा? जेरोक्स सेंटर चालू रहता, बोलते तेरे को क्या पता, मेरा बहुत पहचान है, वो अंकल है ना, अंकल 2 रुपए में मेरी जेरोक्स करके देता है। तो क्या करेगा? बोले कुछ नहीं, मोजे में चार डालूंगा, लेफ्ट मोजे में, राइट मोजे में, और लेके जाऊंगा। अरे कोई पकड़ा तो, मेरे पापा, तेरे को पता नहीं मेरे पापा का कितना पहचान है। और गलती से ऐसे बंदे लोगों को ही फ्लाइंग स्क्वाड वाले पकड़ते हैं। और पिछले 1 साल ऐसा था, मास कॉपी केस का केस था, पूरा सेंटर ही कॉपी करते हुए पकड़ा गया। पूरा सेंटर, गांव खेड़े का गांव था, पूरा सेंटर ही कॉपी करते हुए पकड़ा गया। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया मैं करे क्या, गवर्नमेंट भी टेंशन में करे क्या, तो उन्होंने बोला फ्लाइंग स्क्वाड बढ़ा देते हैं, हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेजेस के अंदर रैंडमली जाने का, चेक करके आने का, जिसकी मर्जी उसको चेक करो, फीमेल को फीमेल, मेल को मेल चेक करेंगे। ये रूल पहले से, तो वो फॉलो करना ही है। अब सोचो, जो बंदा पहले पेपर में मास कॉपी केस किया, वो सेकंड पेपर में क्या करेगा? कुछ करके नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है इंग्लिश के पेपर में मास कॉपी केस का, हिंदी का पेपर, मराठी का पेपर पढ़ेगा ही नहीं वो। और उसी टाइम पे मास कॉपी केस वाले आ गए, चेक करने वाले, फ्लाइंग स्क्वाड वाले आ गए। ये भाई साहब कैसे इसने इधर मुंडी किया, उधर से चामट, इधर किया तो इधर से चामट, कुछ कर ही नहीं सकता है। इसका पेंसिल गिराना तो पेंसिल नहीं उठाने हो रहा, टीचर आके उठा के दे रही है, बेटा पेंसिल मत गिराया कर बेटा, तेरे से आज कुछ नहीं होगा। अब वो बंदा हिंदी के पेपर में ऐसा कर गया, या मराठी के पेपर में, चलो एक और सिचुएशन की, मान लो हिंदी मराठी में भी कॉपी केस हो गया। अब उसके बाद आता है एसपी, जहां पे सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ये बंदा बोलता भाई मेरे सेंटर में तो फुल कॉपी हो रहा है, तो पढ़ेगा। अब एसपी में ऑब्जेक्ट किसके बांधे? तो कहानी यही है, एफर्ट ही नहीं डाला तो रिजल्ट मिलने वाला। अरे कुछ तो पढ़ा होता तो कुछ तो लिख पाता, कुछ पढ़ा ही नहीं तो कुछ लिख सकता है क्या? इसलिए बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। समझा? किसी चीज को होने का एक कारण है तो उसका रिजल्ट भी आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिलता है। अभी देखो, लॉकडाउन के टाइम पे सब लोग ऑनलाइन पढ़ रहे थे, सही, माँ बाप बोलते थे मेरे बेटे को मोबाइल मत दो, और वही ऑनलाइन के टाइम पे मम्मी पापा ने हाथ में क्या पकड़ाया? फोन। अब मम्मी पापा फोन छीन सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि बच्चे को 15 सेकंड में उसी चाहिए, 15 सेकंड, क्योंकि उसका स्पैन ऑफ टाइम खत्म हो गया, अब उसको पढ़ाई जमता ही नहीं है, उसको पढ़ना ही नहीं है, बस 15 सेकंड में सर आए मुजरा करके चले जाए, वही चाहिए उसको। 15 सेकंड सर, पहला चैप्टर 15 सेकंड में हो सकता है क्या? बोला हाँ हो सकता है। बोले कैसा? बोला चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, खत्म।
15 सेकंड में ये हो सकता है। मतलब तू 15 सेकंड में चैप्टर का नाम नहीं लिख सकता, मैं 15 सेकंड में पढ़ा दूं? 15 सेकंड में मदारी जैसा कोई झूम सकता है। हमेशा दो चीजें याद रखना, पढ़ते समय, याद करते समय आपको सब अच्छा लगता है, लेकिन जब आप लिखते हो उसके लिए सोचना पड़ता है, और सोचने के लिए पढ़ना पड़ता है। मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, तुम्हारे सामने 10 एग्जाम्पल रखूंगा, 10 एग्जाम्पल में से 6 एग्जाम्पल पे आप हंस दोगे। ये था पढ़ना, सुनना, सब कुछ। जब यही चीज आपको लिखना पड़ेगा ना, तो आपको मैंने जो पढ़ा है वो जीरो हो गया, एग्जाम्पल दिया वो जीरो हो गया। आपको जितना आपने पढ़ा होगा उतना ही आप लिख सकते हो। ये लिमिटेशन है लिखने की, और अल्टीमेटली आपको एग्जाम में लिखना ही है, तो पढ़ना भी किसको है? आपको। लास्ट, ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल इंपॉर्टेंस। आप ये नहीं कह सकते 14 प्रिंसिपल है उसमें से ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई अगर एक इंपॉर्टेंट है तो बाकी 13 क्यों दिया है? इसलिए सारे के सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसने इसमें से एक भी मिस कर दिया तो आपके वांदे है, घर में आधा किलो कांदे है छिलते बैठने का। सर मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, मम्मी क्या बोलूं, पूरा साल भर पड़े रहे, रात को जाके सो गए तो खो गए। हम जब 10वीं वगैरह में थे तो ऐसा कहा जाता था, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटो दिन को सफा। वैसा ओसीएसपी के लिए भी है, रिवीजन रिक्वायर्ड है, रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ना कम तो भाई साहब को देख लो, ये वही भाई साहब है जो 5 मार्क के लिए आते हैं आपको। चलो पे अटेंशन, भाई साहब हेनरी फयोल, छोटा सा शॉर्ट इंट्रो है। ही इज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। माइनिंग मतलब जमीन के अंदर खजान बोलते हैं खजीन वगैरह ढूंढने का काम, उनका काम था, माइनिंग इंजीनियर थे। प्रोमोटेड एंड रिटायर्ड एज अ चीफ मैनेजिंग ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर की पद तक वो प्रमोट किया गया, और लास्ट में जब वो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, उनकी उम्र वगैरह खत्म हो गई तो उनको रिटायर भी कर दिया गया। उनका एक किताब, उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस किया था, एंड इसी वजह से उनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, पहला 4 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखना है। अगर हेनरी फ्यूल का इंट्रोडक्शन आ गया, हेनरी फ्यूल के बारे में आ गया, तो 4 लाइन। हेनरी फ्यूल इज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, ठीक है। He promoted and retired as a chief managing director. Third point, he wrote a book named General and Industrial Administration. So he is known as father of modern management. Clear है? 4 पॉइंट में अपना इंट्रोडक्शन खत्म। नाउ 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, समझा? अब ध्यान दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से अच्छा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेडिंग सब याद रखना, लिखना कोई 5 या 6, ठीक है। हेडिंग कितनी याद रखने का, लिखना कितना है, 5 या 6, ठीक है। सबसे पहला डिस्को ड्रेस यूएई, जिसको मर्जी जो याद करो, दैट यू सी आई वर्क, अगर बहुत सारे ऐसे अलग अलग शॉर्ट कोड अवेलेबल है, ठीक है। आपकी मर्जी, आपको कौन सा शॉर्टकट से करना है, पर 14 हेडिंग याद होनी जरूरी। पहला क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, काम को डिवाइड करो। क्यों डिवीजन ऑफ वर्क को क्यों डिवाइड करने का, काम को क्यों डिवाइड करने का, बोलो बोलो, काम को क्यों डिवाइड किया जाता है? उसका एक ही रीजन है, स्पेशलाइजेशन।
द वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग द पीपल्स मतलब लोग, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैलिबर, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर आपने उनके काम के हिसाब से, उनके वर्क के हिसाब से, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने काम को बांटा, उनको वही काम दिया जो काम उनको आता है, तो वो काम कैसा रहेगा? स्पेशलाइज तरीके से करने वाले है। काम को बांटना क्यों जरूरी है? इन ऑर्डर टू रिलीज द प्रेशर, प्रेशर को रिलीज करोगे तो ही काम होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, घर में मम्मी और तुम घर में काम करते हो तो मम्मी बोल देती है एक काम करते बेटा, दो काम मैं, दो काम तू करते, खत्म। अगर एक ही काम, सारे काम का बर्डन एक ही इंसान पे आ गया तो क्या आएगा? प्रेशर आएगा। और प्रेशर से परफॉर्मेंस कब आता है? सिर्फ पढ़ाई में, बाकी किसी में नहीं आता है। एग्जाम में 3 घंटे में पूरा लिखना है ना, तो आपको वहां पे जो काम रेगुलर करना पड़ता है उसमें आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत होती है, तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है काम को डिवाइड। तो किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपके पास फाइनेंस है, एक कंपनी के अंदर एक ही काम तो होता नहीं है, फाइनेंस है, सेल्स है, मार्केटिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन है ना, रिकवरी है, सब कुछ है। तो काम को क्या करो? आप डिवाइड कर दो। इफ यू डिवाइड द वर्क, क्या होगा? आपका काम इजीली होने वाला है, तो वो अपने मेन काम की तरफ क्या कर सकते हैं? फोकस कर सकते हैं। सेकंड, इनिशिएटिव। अगर कोई आपके काम को करने के लिए पहल कर रहा है तो उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी। आपको क्या कोशिश करनी चाहिए कि आपके कंपनी के अंदर कोई भी बंदा इनिशिएटिव ले रहा है, क्या ले रहा है? इनिशिएटिव, पहला कदम उठा रहे हैं, तो वो पहला कदम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पहला इनिशिएटिव ही किसी भी मूवमेंट की शुरुआत होती है। मूवमेंट मतलब कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव हो उसको अचीव किया जा सकता। जैसे आप लोग ने टाटा सुमो का नाम सुना है? टाटा सुमो जो है ना, वो टाटा सुमो में, टाटा कंपनी का नाम है, सुमो उनके एम्प्लॉय का नाम था। आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जब चैप्टर खत्म करोगे तो उसके पीछे एक ब्रीफ समरी दिया है, शॉर्ट में एक समरी दिया, उसमें एक स्टोरी दिया है कि जो सुमो नाम है वो उनके एम्प्लॉय का नाम था। वो गाड़ी का जो आइडिया था वो उनके एम्प्लॉय ने लाया था, तो उसको डेडिकेशन देने के लिए, उसको क्रेडिट देने के लिए उन्होंने क्या किया? उस गाड़ी का नाम भी क्या रख दिया? सुमो। सुमो इज नथिंग, उनके नाम का इनिशियल था, तो गाड़ी अजर अमर हो गई, उसका नाम भी अजर अमर हो गया। तो उसी तरीके से अगर कोई इनिशिएट करे तो उसको हमेशा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वो आपके कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है? ग्रोथ। उसके बाद आता है सब्रोगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सर, सब्रोगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब क्या? लालच बोलते हैं, लालच सुना है? अगर तुम खुद पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा नाम रोशन होगा, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? अगर मैं आप मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट से जोड़ दूं तो कैसा लगेगा? मैं बोलूंगा पढ़ाई करो, पढ़ाई, परसेंटेज लाओ। अरे तुम्हारे परसेंटेज लाने से क्या फायदा है? तुमको फायदा, और वो फायदा मुझे भी मिलेगा। सो मैंने क्या किया? मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट से क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो यहाँ पे सब्रोगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट में क्या है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट से रिप्लेस करना है। कनेक्ट करो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मानो कंपनी को 1 लाख पीसेस का ऑर्डर मिला, 1 लाख प्रोडक्ट का क्या मिला है? ऑर्डर। तो आपने देखा आपके कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं? तो बोले 250 लोग काम कर रहे हैं, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 250, तो एक एक के हिस्से में 4,000 आया। कितना आया? इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए आपको 1 महीने का समय दिया गया। कितना समय दिया गया? 1 महीना। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 30 डेज, तो एक दिन का कोटा आता 133 समथिंग, मोटा मोटी हिसाब 133। तो आप क्या करो? एक एक पकड़े को, बंदे को पकड़ो और बोलो देख भाई, दिन में 150 पीस बनाना है। कितना पीस बनाना है? अगर तुम 150 पीस दिन का बनाते हो तो महीने का कितना हो गया? 450, 4,500 पीस हो गया। मल्टीप्लाइड बाय 30 का हमारा टारगेट कंप्लीट। और अगर आपने अपना टारगेट कंप्लीट किया तो उससे मेरा टारगेट भी कंप्लीट होगा। अब मेरा टारगेट कंप्लीट होगा तो मुझे अच्छा खासा पेमेंट आएगा, उस पेमेंट में से मैं आपको बोनस दूंगा।
तो आपने क्या किया, अपना इंटरेस्ट उनके इंटरेस्ट के साथ जोड़ दिया, इसी को बोलते हैं सब्रोगेशन। फिर आता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कंपनी को एक जगह से कंट्रोल होना चाहिए। कहां से, मतलब लीड, जैसे सेंटर, सेंटर नाम से ही है, सेंटर होना चाहिए। कंपनी की हर एक्टिविटी पे सबकी नजर होती है, तो कंपनी को कंट्रोल करने वाला जो भी है, जो भी बॉस है या जो भी मैनेजमेंट है, वो क्या रहेगा, सेट, यानी उसी जगह से क्या जा रहा है, सबको कमांड जा रहा है, और उसी जगह पे सबकी क्या आ रही है, रिपोर्टिंग आ रही है। तो सेंट्रलाइजेशन क्या करता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सेंटर से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। रिपोर्टिंग भी एक जगह, और काम देने का जो अलोकेशन ऑफ वर्क है वो भी एक जगह से होना चाहिए। फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब प्लेसिंग ऑफ अ थिंग एट अ राइट टाइम एट अ राइट प्लेस। सही जगह, किसी भी चीज को किसी भी जगह पर सही जगह पर लगाने को क्या कहते हैं, ऑर्डर। एक एग्जांपल देता हूं, मॉल गए हो, जो इसेंशियल प्रोडक्ट होता है, इसेंशियल मतलब जो, जैसे मॉल मैनेजर देखा रहेगा आपने, मॉल मैनेजर होता है, वो क्या करता है, जो आपका जो दाल आटा वगैरह है वो सबसे लास्ट में रखा जाए ताकि आप पूरा मॉल घूमो। वो ये नहीं चाहता कि आपकी जरूरत का सामान सबसे आगे हो, ठीक है। मॉल मैनेजर बहुत स्मार्ट होता है, जो प्रोडक्ट आपको रोज लगेगा वो प्रोडक्ट हमेशा पीछे रखा रहेगा, ताकि उसी बहाने आप पूरा मॉल घूमो। मॉल घूमते 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 आप वो चीजें भी खरीदो जो आप नहीं खरीदना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पिच किया आपको, क्या किया है, पेच, बाय टू गेट वन फ्री। और हम इंडियंस को क्या पसंद है, फ्री। हम तो ऐसे लोग हैं, मैनेजर को बोलते एक काम को, फ्री वाला आइटम ही दे दो, बाय टू गेट वन फ्री है ना, तो टू आप रखो, वन हमको दे दो। फिर मैनेजर बोलता है फ्री में तो और भी कुछ है, बोले क्या, इधर ही दुखी, चलो ऑफिस में जाके कुट्टूस मार कुछ, हाँ। वे इंडियंस को हमको पसंद है, लेकिन हम मॉल में जाते हैं तो मॉल में जाके हम इमोशन में बह जाते हैं। क्यों बह जाते हैं, क्योंकि वो चीजों को इस तरीके से हाई लेवल पे रखते हैं जो ज्यादा खरीदने लायक हो, अट्रैक्टिव ऑफर्स। और जो चीजें कम चलती है, कम बिकती है, उसको हमेशा हाई लेवल के नीचे रखा जाता है। और जो प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी वो हाई लेवल पे रखा जाएगा, इसेंशियल प्रोडक्ट हमेशा हाई लेवल पे। और जो आपसे अपॉर्चुनिटीज, मतलब बोलते हैं ना, बाय टू गेट वन फ्री, थम्स अप का बॉटल 99 वाला तो आपको 30 रुपए में चिपकाना है, 40 50 60 में चिपकाना है, तो वैसी चीजें हमेशा टॉप पे रखी जाएगी। तो ये जो चीजों का मॉल का मैनेजमेंट है वो ये दिखाता है कि हर चीज को रखने का एक प्रॉपर तरीका और एक प्रॉपर जगह होती है। मॉल में जाके ऑब्जर्व करना, आपको कभी भी दाल चावल फ्लोर पे नहीं मिलेगा, उसको हमेशा नीचे या ऊपर जाना पड़ेगा, या सबसे आखिरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो इसेंशियल है, ताकि इसी बहाने पूरा मॉल घूमो। और 99% जो बच्चे है या जो भी जाता है मॉल में, अपनी टोटल बिल में से 25% अमाउंट देख लेना, वो जरूरत आपको नहीं था तो भी आपने खरीद के लाया। जैसे उधर जाते हैं आप शॉपिंग करने के लिए, रिलायंस मॉल में गए तो 2000 के शॉपिंग पे 9 रुपए का शक्कर मिलता है। अब 3800 रुपए का बिल हुआ है, तो 3800 रुपए में 1 किलो शक्कर आपको 9 रुपए में मिलेगा। दूसरी शक्कर आपको 200 रुपए और डालो तो 2 किलो शक्कर मिलेगा। अब सोचो वो 200 रुपए डालने के लिए रेडी है, लेकिन 40 रुपए की शक्कर अलग से नहीं ले सकता। वो जरा लॉजिक समझो, वो कैसा उकसा कैसे रहा, ऑफर कैसे दे रहा है कि सर 2000 रुपए का आप शक्कर ले लो, आपको 9 रुपए की शक्कर मिलेगी। अभी बंदे का बिल क्या हुआ है, बिल एकदम कांटे पे कांटे पे 3890 हुआ, 110 रुपया एक्स्ट्रा डालेगा तो 4000 हो जाएगा। अब बाजू में जो लेडीज है जिसकी वजह से वो मॉल में गया है, वो क्या बोलते हैं, अरे सुनते हो जी 9 रुपए का शक्कर है, मार्केट में भी 9 रुपए का शक्कर मिलता नहीं है। अब 9 रुपए की शक्कर के लालच में बंदे से 109 रुपए 119 रुपया खर्चा, क्योंकि 110 डिफरेंस प्लस 9 रुपया शक्कर। अरे आदमी भी भावनाओं में बह जाता है, और औरत वैसे भी किसी की सुनती
क्योंकि मॉल में आया तो बटुआ तो अपना ही कटेगा, सही कि नहीं? ऐसा नहीं, बहुत स्मार्ट वाले भी रहते हैं, उनको पता है ये बिल दो 110 का, मैं रहने दो बोलते हैं, रहने दो, हमको 9 रुपए की शक्कर नहीं चाहिए, 110 रुपए में 3 किलो शक्कर में लेकर आएगी, स्मार्ट रहते हैं। लेकिन जो सिर्फ ऑफर में बह जाता है वो हमेशा अपनी जेब कटवा के ही आता है मॉल में। सो आपको हमेशा ऑप्शन दिया जाता है कि जो इसेंशियल प्रोडक्ट है वो आप घर पे बैठ के मंगाओ, मॉल में ना जाओ, वही अच्छा है। और अगर मॉल में आप चले गए तो आपका अगर बजट 4,000 है तो वो 6-8 तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे चीजों को इस तरीके से रखा जाता है ताकि आप उसको पोचिंग करके या आपको जबरदस्ती खरीदवा सके। नेक्स्ट, जिसकी कमी ऑलमोस्ट सब में होती है, लेकिन जो बंदा डिसिप्लिन वाला बंदा रहता है वो प्रॉपर तरीके से काम को एग्जीक्यूट कर पाता है। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? बॉस और एम्प्लॉय के अंदर रिलेशन होना अच्छी बात है, बट वर्क एथिक्स, एक होता है वर्क एथॉस, एथॉस मतलब एथिक्स, वर्क एथिक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, किसी का हक का कुछ खाने का। अगर मेहनत, बोलता है ना, गांधी जी ने भी कहा है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको मिल जानी चाहिए। और वो रेम्यूनरेशन कैसे होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए, एज पर मार्केट स्टैंडर्ड होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। वो कैटरिंग का जॉब देखे आपने, शादी वगैरह में जाते हैं तो कुछ लोग कैटरिंग ऐसे प्लेट लेके घूमते रहते हैं। आप कभी मेल से बात करो, किसी आदमी से बात करो, किसी लड़के से बात करो, उसकी पगार अगर 400 रुपया है ना बेटा, वो वुमेन से बात करना, उसकी पगार हमेशा उससे ज्यादा ही होगी। काम तो दोनों ही कर रहे हैं, काम तो दोनों ही सर्विंग का कर रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है? डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए। अगर रेम्यूनरेशन में डिस्क्रिमिनेशन है, इसका मतलब कंपनी आज नहीं तो कल घाटे में जाने वाली है। दोनों को सेम दो ना, काम तो दोनों ही सेम कर रहे हैं, अरे दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, दोनों ही सेम डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, बट एक मेल दूसरा फीमेल है, तो क्या दोनों के रेम्यूनरेशन में फर्क? नहीं। वर्क उनको प्रेफरेंस मिलता है, अलग जगह पे प्रेफरेंस दो, लेकिन रेम्यूनरेशन में एटलीस्ट क्या रहना चाहिए? सेम। तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए लड़का लड़की एक समान। पेमेंट अगर दोनों को बराबर नहीं दे सकते तो इसका मतलब आपकी कंपनी के अंदर कुछ तो घालमिली है। फिर आता है ई फॉर इक्विटी, एक दूसरे को क्या समझना है? सेम। आपके कंपनी के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं सबको बराबर का समझो। जब उनको प्रमोशन देने का समय आएगा तो उनको इक्वली प्रमोशन मिलना चाहिए। ये नहीं कि डिपार्टमेंट ए के अंदर एक बंदा मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, उसकी 75,000 पगार है, और डिपार्टमेंट बी के अंदर एक बंदा मैनेजर की पगार काम कर रहा है, वो 75 की जगह पे उसको 37,000 पगार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सभी लोग एक लेवल पे काम कर रहे हैं ना तो उनकी रेम्यूनरेशन ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। ऑलमोस्ट मतलब आगे पीछे होगी तो भी चलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल, बहुत ज्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए। फिर आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? आपको क्या फॉलो करना है? हियरार्की फॉलो करना है। हियरार्की का मतलब क्या होता है? एक डिपार्टमेंट किसको बोलते ना ऑर्डर दे रहा है, जैसे ए ने ऑर्डर किया बी को, बी ने ऑर्डर किया सी को, सी ने ऑर्डर किया डी को, ए ने ऑर्डर किया एम को, एम ने ऑर्डर किया पी को, एन को, एन ने पी को। तो जब काम खत्म होगा, काम खत्म होने के बाद रिपोर्टिंग कैसे होनी चाहिए? डी ने सी को रिपोर्ट करेगा, सी बी को रिपोर्ट करेगा, बी ए को रिपोर्ट करेगा। अरे जिस ऑर्डर में काम आया है उसी ऑर्डर में क्या होना चाहिए? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब काम खत्म होने के बाद जो आप रिपोर्ट करते हो कि हाँ मेरा काम खत्म हो गया, उसी को क्या बोलते हैं अपन? स्केलर चेन। स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। स्टेबिलिटी ऑफ टेनर का मतलब होता है कि उसको एक आश्वासन दे दो, उसको एक प्रोटेक्शन दे दो कि भाई तेरी जॉब कहीं नहीं जाएगी। जॉब सिक्योरिटी सुना है?
उसको जॉब सिक्योरिटी, भाई तेरा जॉब कहीं जाने वाला। अगर आपने किसी को जॉब सिक्योरिटी दे दी कि भाई तेरा जॉब कहीं पे भी जाएगा नहीं, तो कैसा भी परफॉर्म कर, अच्छा कर बुरा कर, तेरे को ट्रेनिंग मिलेगा सब कुछ, लेकिन तेरा जॉब कहीं भी मैं खाने वाला नहीं हूँ। इस दिस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में वो बोलते हैं हार्ट और सोल दोनों लगा देगा। हार्ट और सोल, दिल और दिमाग दोनों से काम करेगा, आत्मा से काम करेगा। लेकिन अगर आपने उसको बोला कि आज तूने काम नहीं किया, तेरे को जॉब से निकाल दूंगा, तो आज उससे काम होने वाला ही नहीं है, क्योंकि उसके मन में क्या है, डर है। अगर मैंने काम नहीं किया तो क्या होगा, काम से निकल सकता है। ठीक है। फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन फ्रॉम अ वन पर्सन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन कहां से आना चाहिए, एक ही फ्लो में आना चाहिए, और रिपोर्टिंग भी एक ही। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का सिंपल सा मतलब क्या है कि आपको डायरेक्शन देने वाला जो बंदा है वो सेम डायरेक्शन, मतलब डिपार्टमेंट वाइज होना चाहिए। ए डिपार्टमेंट ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, तो डायरेक्शन उसका वैसे ही जाना चाहिए। टॉप लेवल मिडल को डायरेक्शन देगा, मिडल वाला लोअर को डायरेक्शन देगा, लोअर वाला एग्जीक्यूशन करवाएगा, एग्जीक्यूशन होने के बाद लोअर वाला मिडल को रिपोर्ट करेगा, मिडल वाला टॉप को। तो वो ऑर्डर भी डिसाइड हो रहा है, स्केलर चेन भी है, और यहाँ पे क्या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी है। 10 लोग आके डायरेक्ट मत करो, एक ही बंदे को डायरेक्शन देने दो। किसी किसी मूवी में देखो 4-4 डायरेक्टर होते हैं, तो मूवी खिचड़ी बन जाती है, क्योंकि एक हर डायरेक्टर का विजन क्या होता है, अलग। जैसे तुम लोग अभी कल खिचड़ी खाए रहेंगे, सब अलग अलग तरीके से बताते, खिचड़ी ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, कोई ओपन का पतीले में बनाता है, कोई कुकर में बनाता है, सबका बनाने का तरीका अलग है। लेकिन अगर खिचड़ी में कोई कोई तो ऐसा बोलता है घर के अंदर कितनी भाजी सब डाल दो, हाँ, कोई मसालेदार खिचड़ी बोलेगा, कोई तरही बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाए डायरेक्शन कौन से फ्लो में होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब, अगर आपका यूनिटी ऑफ कमांड मतलब मल्टीपल कमांड नहीं चलेगा, एक इंसान को एक ही जगह से कमांड आना चाहिए। डायरेक्शन में क्या होता है, एक बंदा एक ही डायरेक्शन में कमांड देगा। यूनिटी ऑफ कमांड में एम्प्लॉय का बेनिफिट बोलते हैं ना, पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। डायरेक्शन में एम्प्लॉयर का डायरेक्शन आता है, और कमांड में एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे ए ने भी डायरेक्शन दिया, बी ने भी दिया, सी ने भी दिया, डी ने भी दिया, तो मेरे पास सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, मैं काम किसका करूं पहले। तो उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड भी एक ही फ्लो में आना चाहिए, एक टाइम पे एक ही पर्सन कमांड देगा, तो एक ही टाइम पे क्या हो सकता है, उसका काम होने वाला है। मल्टीपल कमांड शुड बी अवॉइडेड, मल्टीपल कमांड शुड बी अवॉइडेड। इसका एक सिंपल एग्जांपल, डायरेक्शन और कमांड में क्या फर्क है समझाता हूं। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे को एक टेबल बनाना है, क्या बनाना है, और मैंने टेबल लाके दे दिया, टेबल के लिए जो जो सामान लगता है वो सब लाके दे दिया, प्लाईवुड लाके दे दिया, सब कुछ लाके दे दिया, और आपने वहां पे काम शुरू किया अपना। एक बंदा आपके बाजू में से आ रहा है, बोलते भैया ऐसा टेबल मतलब ऐसा बनाओ, 4 पैर ऐसा डिजाइन बनाओ। फिर वो डायरेक्शन देके चला गया, तुमने उसके हिसाब से काम करना चालू किया। आधे घंटे के बाद एक और बंदा, अरे भैया ये क्या बना रहा है, ऐसा नहीं बनाना था, ऐसा बनाने का। तो वो बंदे ने आके अपना दिमाग देके चला गया, आपने उसकी बात भी सुन ली। तीसरा बंदा आधे घंटे बाद, अरे बोले ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा बनाओ। काम एक है, बताने वाले कितने हैं, 3, और तीनों की बात आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों ही मालिक है, ऐसा समझो। तो काम होने वाला है क्या, नहीं। और यूनिटी ऑफ कमांड में काम एक ही इंसान दे रहा है, लेकिन एक समय पे एक बंदा एक काम देना चाहिए, उसका काम होने के बाद आप दूसरे का काम लो। अब यहाँ पे 3 अलग अलग लोग 3 अलग अलग काम लेके आ रहे हैं। ए बोला ये फाइनेंस का फाइल कंप्लीट करके दे, बी ने बोला ये मार्केटिंग का फाइल कंप्लीट करके दे, सी ने बोला रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करके दे। 3 अलग अलग लोग 3 अलग अलग क्या दे रहे, कमांड दे रहे। तो पहला काम किसका करूं, ये कंफ्यूजन कहाँ आएगा, यूनिटी ऑफ कमांड में आएगा। डायरेक्शन में एक ही, मतलब काम एक है, बट करने का तरीका 3 अलग अलग लोग बता रहे हैं। और कमांड में अलग अलग काम 3 अलग अलग लोग बताए, तो काम किसका पहले करना वो कंफ्यूजन आता है। फिर आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और अधिकार।
हमेशा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो आप क्या करोगे? पावर का मिसयूज कर सकते हो। पावर का क्या करोगे? आपने देखा होगा ना, बहुत सारे जगह पे वीडियो वायरल्स होते हैं कुछ पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या कुछ आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या कुछ नेता होते हैं, उनके पास अधिकार ज्यादा है, जिम्मेदारी कम है, इसलिए वो क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं अपने पावर का। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, अथॉरिटी कम है, जैसे आईएएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर्स, उनके कंधे पे जिम्मेदारी ज्यादा है लेकिन अथॉरिटी क्या है? कम, तो वो अपने आप को वीक महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? जैसे एक नेता है, होता ऐसा आपने मूवीज में बहुत देखा, एक नेता है, आता है, पुलिस ऑफिसर को मारता है और चला जाता है। नेता के पास अथॉरिटी ज्यादा थी, जिम्मेदारी कम थी, उसने अपने पावर का मिसयूज किया। अब ये जो पुलिस वाले जिसने मार खाया है, उसको तो बुरा बहुत लगा, जिम्मेदारी तो सबसे ज्यादा उसके पास है, देश को संभालना है, प्रदेश को संभालना है, राज्य को संभालना है, बट उसके पास अधिकार नहीं कि वो जवाब दे सके। और अगर आपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सेम कर दिया तो वो सिंघम बन जाएगा। नेता हाथ लगाने से पहले उसको एक बंदूक ठोक देगा, उसको बोले अब गोली का हिसाब देना पड़ता, तो गोली भी गिन के रखता है, मेरे बंदूक से एक गोली चोरी भी नहीं होनी चाहिए, हिसाब मांगते हैं ना बड़े बाबू लोग। तो वैसे ही है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या रहना चाहिए सर? सेम। अगर किसी भी कंपनी के अंदर आपने किसी को अधिकार ज्यादा दिया है और जिम्मेदारी कम दिया है, तो वो पावर का क्या करेगा? मिसयूज करेगा। तू काम कर, तुमने सुना होगा बड़े बड़े कंपनी में मॉलेस्टेशन के केसेस होते हैं, छेड़खानी होती है, औरतों के साथ दुर्व्यवहार होता है, लड़कों के साथ भी होता है, उनका उनसे 6 घंटे का कमिटमेंट कराते हैं, 16-16 घंटा काम कराते हैं। ये सब क्या है? मैं तेरा जॉब खा जाऊंगा, तू काम कर वरना तेरा जॉब निकाल लूंगा। ये क्या है? ये सारे सेंटेंस क्या है? पावर का मिसयूज कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी ज्यादा है, काम रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। और जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है वो हमेशा अपने आप को क्या करता है? वीक, क्योंकि उसका अधिकार ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी पापा गांव में रहते हैं, बच्चे को मुंबई भेजे पढ़ने के लिए, और वो जो बच्चा वो चाचा चाची के साथ रहता है, तो चाचा चाची के पास क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बच्चे को संभालने की। मम्मी पापा बोले मेरा बेटा कुछ भी करे उसको मारने का नहीं। अब ये बंदा रात को 1 बजे आ रहा है, चाचा का तो खून खौलता होगा लेकिन मार नहीं सकता क्योंकि बड़े भैया ने बोला नहीं मारना है। तो यहाँ पे उसके पापा ने जिम्मेदारी दिया है लेकिन अधिकार, तो अपने आप को वीक महसूस करे, कुछ बोल भी नहीं सकते। और अगर आपने अधिक बोले तो अपने बच्चे ऐसे समझ, कूट डाल लेट आया तो चाचा को देखो ऐसा मारेगा ना, हाथ पैर तोड़ के, हाँ चाचा क्या 9 बजे नहीं, मैं 8 बजे आ जाऊंगा, क्योंकि वहां पे आपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। फिर लास्ट आता है स्पिरिट डी कॉप्स, मतलब टीम स्पिरिट। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? टीम स्पिरिट की बात हो रही है। क्लियर है क्या? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस? नेक्स्ट आ जाओ सोशल, एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर एफ डब्ल्यू टेलर 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कोई प्रॉब्लम? चलो, एफ डब्ल्यू टेलर मैकेनिकल इंजीनियर, हेनरी फेल क्या थे? माइनिंग इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर, दोनों के दोनों साइंस बैकग्राउंड वाले, है ना? क्योंकि ये जो इंजीनियर लोग होते हैं ना, उनको ट्रायल एंड टेस्ट बताया जाता है। जो साइंस वाले होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करना जानते हैं ना ज्यादातर, ये सिचुएशन में ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसका ये रिजल्ट आया, तो ट्रायल एंड टेस्ट वाली नेचर कहाँ पे रहती है? इंजीनियर्स वगैरह में ज्यादा है। तो मैकेनिकल इंजीनियर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब वो क्या कहते थे? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एन आर्ट of
knowing exactly what want your men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. पहला चीज साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है पहले ये जानो कि आपके लोगों को क्या चाहिए. What want your men to do. आप पहले आप बताओ कि आपके लोगों से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है. आप पहले बताओ कि भाई तुम मेरे लिए काम करते हो, मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे यह है. तो जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन अपनी बातें उनके सामने क्लियर करते हो तो वो सोचते हैं, समझते हैं कि इस काम को कितने बेहतरीन तरीके से और सबसे सस्ते में किया जा सकता है. समझा? तो पहले आपको बताना पड़ेगा करना क्या है, तब वो उसका क्या देंगे, सबसे बेहतरीन सोल्यूशन देंगे. शादी वगैरह में देखा है जब लास्ट में खाना कम पड़ता है तब किसी कैटरिंग वाले को पूछो वो क्या करता है. वो आपको मस्त एग्जांपल देगा. पानी डालेगा, हल्दी डालेगा, पानी मिक्स करेगा, दाल में मिला के दे देगा. पहले जीरा राइस कैसे बनता है उनका, पहले मस्त अच्छे से जीरा राइस बनाते, लास्ट में सिर्फ चावल बनाते, ऊपर से जीरा छिड़क दो तो जीरा राइस हो गया. होता है. सो पहले आपको बताना पड़ेगा अपने लोगों की कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, उस हिसाब से वो अपना काम करके देने वाले हैं. ना कम तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सबसे पहला साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब. बेटा ये सिंपल सी बात है. ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में रूल ऑफ थंब में पर्सनल जजमेंट आता है. क्या आता है? व्हाट इज पर्सनल जजमेंट? एक मैनेजर किसी को देख के खुद से जज करना शुरू कर दे. साइंटिफिक मैनेजमेंट में पर्सनल जजमेंट एक्टिवेट होता है. ये लड़का है, ये सैटरडे को टाइम पास ही करेगा क्योंकि संडे को आराम है. कुछ मैनेजर होते हैं, है ना, जैसे होता है ना, अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो मुंबई में जब भी कोई आता है तो, या मुंबई से कोई भी आता है, ये लड़के को देखो, बाल देखो, झिपरी झिपरी ऐसा बाल बनाया है. होता है कि नहीं? एकदम बाल ऐसे, लड़के लोगों का बाल वाल मैंने कैसे एकदम सोफिस्टिकेटेड रहते हैं उन लोग, इतना बड़ा बड़ा चोटी रखते हैं. नहीं तो कुछ लोग सामने वाले के बोलते ना पूरे रूप को देख के उसका पर्सनल नेचर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, या गेस करते हैं या ऐसा रहा होगा या ये ऐसा होगा. लेकिन जब लोग उनसे बात करते हैं, इंटरैक्ट करते, बोलते हैं ये तो इसके बारे में तो मैं गलत सोचा था, ये तो देव मानुस निकला. होता है कि नहीं? आप किसी को देख के जज करते हो एंड जब आप उससे मुलाकात करते हो तो आपको पता चलता है ये तो ऐसा है ही नहीं जैसे मैं सोच रहा था आज तक. बिकॉज आपने क्या सोचा, पहला वो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब के हिसाब से. होता है ऐसा कभी किसी के साथ? ऐसा होता है? नहीं होता है. किसी कोई ऐसा बाहर जाता है, जैसे मैं कभी बाहर खड़ा रहेगा या कभी तो ऐसा लोगों को लगता है कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन जब वो पर्सनली क्लास में आता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आजू बाजू में पूछते हैं, अपने दोस्तों से पता करते हैं, लेकिन जब वो एग्जैक्टली जब वो मुझसे बात करते तो उनको लग रहा है सर मैं तो आपके सामने, मेरे को लगता था आप ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, लेकिन आप तो अलग ही नेचर के निकले. तो वो क्या है, वो पर्सनल जजमेंट है. वो क्या है? पर्सनल जजमेंट आ जाता है. सेकंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. मतलब आपको मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों के बीच में तालमेल भी बैठाना है, कोऑर्डिनेशन भी करना है. ठीक है, आगे पॉइंट है, कोऑपरेशन भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन दोनों के बीच में आपको हार्मनी. हार्मनी से मेरा सिंपल मतलब है दोनों को एक दूसरे के बारे में क्या रहनी चाहिए, रिस्पेक्ट रहनी चाहिए. अरे मैनेजमेंट एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट करे और मैनेजमेंट एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट है तो एम्प्लॉय भी मैनेजमेंट की रिस्पेक्ट करे. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, टाटा, रतन टाटा सर का. एक दिन वो अपने इंडस्ट्री में गए तो उनको पता चला कि वहां पे हड़ताल शुरू है. तो रतन टाटा सर वहां पे एम्प्लॉय को
मिलने के लिए आ गए, भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो वहां के एम्प्लॉय ने बताया कि इस कंपनी मतलब आपकी कंपनी ने हमें इस साल बोनस ही नहीं दिया। टाटा सी बोले भाई ऐसा क्या, बोनस नहीं मिला, एक काम करो मैं भी तुम्हारे साथ धरना देता हूँ। अब रतन टाटा सर जिनकी खुद की कंपनी है, वो खुद एम्प्लॉय के साथ बैठ गए और बोले धरना दे, हमको बोनस चाहिए। तो वहां से टॉप मैनेजमेंट के सब लोग आ गए, अरे सर 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 आपको बैठने की जरूरत नहीं है सर, हम लोग इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करो फिर मेरे पास आओ। तो वहां के जितने भी एम्प्लॉय थे उनका माइंड सेट क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया। अरे यार ये रतन टाटा सर हमारे साथ में बैठ के हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो कभी हड़ताल पे जाएंगे नहीं। उनको पता है ये बंदा सही है। तो वहां पर फिर मैनेजमेंट के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गए और मैनेजमेंट को भी समझ में आ गया कि एम्प्लॉय के लिए हमको सोचना पड़ेगा, वरना रतन टाटा सर हमारे खुद के खिलाफ हो सकते हैं। तो वहां पर हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। मेंटल रिवोल्यूशन, यहां पर आपके एम्प्लॉय के एटीट्यूड के बारे में बात हो रही है। एक दूसरे को हैंडल करना, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने के लिए एक दूसरे के मेंटल स्टेटस को समझना जरूरी है, एटीट्यूड को समझना जरूरी है। तो वो एटीट्यूड आपको कैसे मैनेज करना है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एटीट्यूड मतलब एम्प्लॉय का मैनेजमेंट के प्रति क्या एटीट्यूड है और मैनेजमेंट का एम्प्लॉय के प्रति क्या एटीट्यूड है, ये आपको मेंटल रिवोल्यूशन में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। थर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कंपनी के अंदर कोई भी इंडिविजुअल लेवल पर प्ले नहीं करता, उनको एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा। कोई बोलेगा नहीं ये कंपनी मैं चलाता हूं, तो बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, मंजीरा बजा रहे हैं। कोई भी अगर कोई भी अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी ऐसे बड़े बड़े लोग बोले कि ये कंपनी को मैंने बिलियन डॉलर कंपनी बनाई है, मैंने बनाई है, घमंड बोलता है ना मैं किया हूं सब, तो एम्प्लॉय क्या बोलेगा, ठीक है कल से हम लोग काम पे नहीं आते, अब करके दिखा। इट इज नॉट अबाउट योर इंडिविजुअलिज्म, इट इज अबाउट योर कंपनी की कॉपरेशन। सब कुछ सबके मिलजुलने के बाद ये कंपनी बड़ी हुई है, किसी अकेले के कंपनी से, किसी एक के वजह से कंपनी बढ़ी। आप वो लीडर थे, वो आपका वो फेस इंपॉर्टेंट था, लेकिन जितनी मेहनत इस कंपनी को बड़ा करने के लिए आपने की, उतनी ही मेहनत हम एम्प्लॉइज ने भी की हुई है। तो मैनेजमेंट दोनों के बीच तालमेल होना भी जरूरी है और म्यूचुअल कोऑपरेशन भी होना जरूरी है। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम को बांटा, तो काम को बांटना, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब यहाँ पे डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या आता है, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी तो उससे आपको सेंस ऑफ वर्क और सेंस ऑफ डिग्निटी दोनों मेंटेन करना पॉसिबल होता है। आपने काम बांट दिया ना, आपने बोला कल उसी का पहला चैप्टर तन्वी लिख कर आएगी, तो तन्वी के पास क्या है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई मेरे को एक ही चैप्टर करना है। रिया को बोला बेटा चैप्टर नंबर 2 तू लिख के आना, तो वो चैप्टर 2 लिख के आएगी। तो उसको पता है मेरे को मेरी डिग्निटी मेंटेन करनी है, तो मुझे एक ही चैप्टर दिया वो करके आना ही पड़ेगा। सो आपका डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय और मैनेजमेंट में होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, इसमें क्या आता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आएगा। मार्केट में बहुत सारा डेली अपडेट आता है, डेली अपग्रेडेशन आएगा, डेली कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो अगर कंपनी को आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी को क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, सही कि नहीं। अगर आपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, व्हाट विल हैपन, अगर आपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, वो क्या होगा, वही होगा जो फरवरी के मंथ में लास्ट मिनट रिवीजन में होगा। जब आपके पास मौका था, जब आपके सामने साक्षात कोई खड़ा था, तब आपने उसका वैल्यू नहीं किया, और जब आपको कुछ नहीं तो लास्ट में क्या करेंगे। मेरे पास एमकॉम का भी अभी रिसेंटली एमकॉम का एग्जाम खत्म हुआ, दोपहर को 2:30 बजे पेपर है, कितने बजे, 2:30 को पेपर है, मॉर्निंग 9:30 को बंदा कोर्स बाय कर रहा है। मैं बोला ये मतलब वो कितना 5 घंटे में ऐसा क्या कर लेगा ये।
तो उसको मैंने पर्सनल उसको चैट में मैसेज डाला, बेटा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, बस डर गया, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ू क्या नहीं पढ़ू। दोस्तों से पूछा तो दोस्त जितने भी दोस्त थे सब लोग ने एमकॉम का बैच आपसे किया हुआ है। तो मैंने बोला चल ठीक है 5 घंटे के लिए सही, 5 घंटे के लिए मैं पैसा दे देता, कुछ तो सीख के जाऊंगा। तो उसको मैंने बताया बेटा एक काम कर, पहला वाला उसमें सबके 2-2 वीडियो देख ले, 1.5 की स्पीड में देगा तो 4 घंटे में तेरे कम से कम 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, और उस देख के आ जा, कुछ ज्यादा मत कर। तो उसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में ये चैप्टर कर, 3 में ये कर, चौथे में ये कर, तेरे से अभी 5 घंटे में खाली क्वेश्चन 1, 2 और 3 होएगा, इसके आगे कुछ करना नहीं, गाइडेंस दे दिया। अब ये टेक्नोलॉजी है, अगर आपने टेक्नोलॉजी के साथ हाथ नहीं बढ़ाया तो आपका काम होने वाला नहीं है, समझा, पक्का। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कितने टेक्निक्स है टोटल बताओ, कितने टेक्निक्स है? टोटल कितने टेक्निक्स है? 6 है, पक्का। एक मिनट, चलो ध्यान दो। फिर आ जाओ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला क्या दिया है, कंपनी क्या कहती है कि भाई साहब अगर आपकी वर्क स्टडी के बारे में, वर्क स्टडी मतलब काम करने का तरीका, काम करने का तरीका, वो बोलते हैं काम करने के टोटल कितने तरीके हो सकते हैं? 4। पहला टाइम, फिक्स कर दो कि ये काम को करने के लिए इतना समय लगता है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये चैप्टर नंबर 1 आप कर रहे हो, तो अगर मैंने बोला ये चैप्टर करने के लिए किसी भी नॉर्मल बच्चे को 2 घंटे का समय लगना चाहिए, अगर किसी ने वो 2 घंटे का काम 1.5 घंटे में कर दिया तो मैं बोलूंगा वो क्या बंदा एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब बहुत अच्छा है, जल्दी काम खत्म कर दिया, है ना। टाइम क्या फिक्स किया मैंने, टाइम फिक्स किया, टाइम से पहले कर लिया तो एफिशिएंट है, टाइम पे कर लिया तो भी एफिशिएंट है, टाइम के बाद करा तो लेस एफिशिएंट है। तो मैंने क्या किया, 2 घंटे का काम 2 घंटे में हुआ तो एफिशिएंसी क्या है सर, 100%। 2 घंटे का काम 1.5 घंटे में तो मोर एफिशिएंट, और 2 घंटे का काम 3 घंटे में हो रहा है तो लेस एफिशिएंट। आलसी भी, सिंपल भाषा में उसे आलसी भी कहा जा सकता है। सेकेंड मेथड, मैंने कहा इस चैप्टर को करने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबके पास अपने अपने खुद के मेथड है, उसमें से जो बेस्ट मेथड आप चुन के लाओगे उसी को बोलेंगे मेथड ऑफ वर्क स्टडी, समझा। बेस्ट मेथड बोलते हैं जैसे चावल बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सब पतीले में बना अच्छा बनेगा, किसी ने बोला कुकर में बना बहुत अच्छा बनेगा, तो एक ही काम करने के 2 मेथड है, दोनों में से जो बेहतर है उसी को बोलेंगे मेथड ऑफ वर्क स्टडी। फिर आता है मोशन, एम्प्लॉय और मशीन दोनों का मूवमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एम्प्लॉय भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो ज्यादा बेटर है, बोलते ना कि मैं उसी पढ़ रहा था सर मन पक गया, तो बेटा एक काम कर आधे घंटे के लिए बीके कर ले, आधे घंटे के लिए उसी कर ले। ऐसा अगर आप मूवमेंट करते रहोगे ना तो आपका मन उसी काम में लंबे समय तक लगा रहेगा, आप पकोगे नहीं। एंड लास्ट फैटिक, फैटिक मतलब स्पेंड, थोड़ा सा टाइम ब्रेक लेना जरूरी है। क्या जरूरी है? ब्रेक, सफिशिएंट टाइम ब्रेक मिलना, लंच ब्रेक मिलना, लगातार आपसे काम होने वाला नहीं है, बीच बीच में ब्रेक मिलेगा तो उससे आपका स्ट्रेस क्या होता है, कम होता है। किसी किसी को नाचना पसंद है, किसी को गाना पसंद है, किसी को कान में हेडफोन डाल के गाना सुनना पसंद है ना। अगर आपका स्ट्रेस रिलीज होता है तो अच्छी बात है, सब चलेगा।
उसको बोलते हैं फैटिग। बट किसी किसी कंपनी में बोलते हैं सुबह 7 बजे आ जाने का, रात को 7 बजे तक लगातार 12 घंटा काम करना है, नो लंच ब्रेक। तो ऐसे में वो बंदा काम नहीं कर सकता, स्ट्रेस में आके मर जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। ये क्या कहता है कि आपको आपके जो टूल्स एंड इक्विपमेंट है उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें वेस्टेज कम हो, कम से कम समय तक उन लोग क्या करें, स्ट्रेस वगैरह रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ करे। ऐसा नहीं कि आपने एम्प्लॉय को बोला लंच ब्रेक, ये भाई साहब सुबह 1 बजे लंच करने गए थे, शाम को 5 बजे लंच ब्रेक के बाद आ रहे। ऐसा भी होना नहीं होता है। ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जाओ, हाँ एसबीआई में किसी ने बोला, हाँ एसबीआई अभी तो रोटेशनल आ गया, वहां पर भी ज्यादातर ऑफिसर्स में भी रोटेशनल आ गया कि जैसे 4 डेस्क है तो 2 लंच ब्रेक पे है तो 2 बैठेंगे, वो 2 आने के बाद ये 2 जाएंगे, रोटेशनल चालू हो गया। लेकिन किसी किसी ऑफिसर में ये मानते नहीं, बोले कंपनी अपनी है, सब कुछ अपने ऐपो नहीं करेंगे जैसा करना है। तो ऐसा फैटिक वगैरह नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना चाहिए और क्वालिटी ऑफ वर्क क्या करना चाहिए, इंप्रूव। नेक्स्ट आ जाओ साइंटिफिक टास्क सेटिंग। साइंटिफिक टास्क सेटिंग का मतलब होता है एम्प्लॉइज टू वर्क बिलो देयर कैपेसिटी। अपने को कोशिश करना चाहिए कि कोई भी एम्प्लॉय अपनी काबिलियत से अंदर काम ना करे, एटलीस्ट जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना तो काम करे, और उससे अच्छा काम करा तो वेल एंड गुड। टाइम पे कोई भी काम उनको सौंपा गया वो अपना काम क्या करे सर, कंप्लीट करे स्टैंडर्ड टाइम। कोई काम करने के लिए 30 मिनट एलोकेट है तो 30 मिनट में काम होना चाहिए, समझा। तो आप लोगों से दिक्कत क्या मालूम है, यही प्रॉब्लम है कि आप लोग अपनी एफिशिएंसी पे काम नहीं करते। ठीक है, एक मिनट को। उसके बाद साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग इसका मतलब क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। जैसे किसी ने पढ़ा होगा यूपीएससी का एग्जाम देने के समय आपके 3 राउंड होते हैं, पहले राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड। पहला राउंड में एमसीक्यू होगा, सेकंड राउंड में आपको थियोरिटिकल लिखना है, थर्ड राउंड में आपको इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू क्रैक करते हो तो आप यूपीएससी का एग्जाम पास करते हो, उसके बाद आप लोग आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। क्यों प्रोटोकॉल ये फॉलो किया जाता है, ताकि अपने पास जो भी आए वो बेस्ट से बेस्ट लोग आपके पास आने चाहिए। इसलिए साइंटिफिक से सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा, नहीं तो कोई भी हरा गहरा नत्थु गहरा कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आकर क्या बन सकता है, आईएएस ऑफिसर बन सकता है। और जितने अच्छे ऑफिसर आएंगे उतना अच्छा देश चलने वाला है, क्योंकि ये देश पॉलिटिकल लीडर की वजह से नहीं चलता। याद रखना, ये देश पॉलिटिकल लीडर को सिर्फ और सिर्फ चेहरे की तरह यूज करता है। असली देश चलाने वाले होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, यूपीएससी वाले। ये सजेशन देते हैं, वो सिर्फ चेहरा देता है, क्योंकि साइन वगैरह तो इनको ही करना है। उसके बाद फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो आप लोग देखते हो ना कि जनधन योजना आई है, ये वगैरह वगैरह योजना, इतनी सारे भारत सरकार के अंदर में इतनी स्कीम आती है, वो स्कीम क्या कोई एक पर्टिकुलर इंसान अलोकेट नहीं कर रहा है, ये उनको सजेशन मिला है, ब्यूरोक्रेट्स ने सजेशन दिया कि आपको ये करना चाहिए, देश में इसकी भलाई है, देश से इसकी भलाई होगी, तो ऐसा। तो वो सजेशन देता है और वो बंदा क्या करता आता है और आपको अलोकेट करता है, या वो आपको सिर्फ एक बोलते हैं ना स्कीम को इंप्लीमेंट करने का नसीहत देता है वगैरह। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, टॉप लेवल प्लानिंग करता है और जो बाकी के लेवल है उसको क्या करते हैं, सिर्फ इंप्लीमेंट करते हैं। क्लियर है। एंड लास्ट, डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान, मतलब वर्कर को अलग अलग पेमेंट दो। उनको बोलो अगर आपने स्टैंडर्ड टाइम से कम में काम किया, यानी आपको मैंने 2 घंटा बोला, आपने वो काम 1 घंटे में निपटा दिया, तो आपने हमारा 1 घंटा बचाया, तो हम उसका आपको क्या देंगे, बोनस देंगे। क्या देंगे सर, बोनस। और अगर किसी ने लो रेट, मतलब अगर उसने 2 घंटे का काम 3 घंटे में किया,
तो उसका जो वेज रेट है, उसका जो पेमेंट है, वो हम लोग पेमेंट गिरा कर देंगे, क्योंकि आपने हमारा 1 घंटा जाया किया, वेस्ट किया, है ना। अगर आपने हमारा टाइम बचाया तो हम आपको ज्यादा पेमेंट देंगे, इंसेंटिव देंगे, बोनस वगैरह देने की कोशिश करेंगे। क्लियर है क्या? प्रॉब्लम है? फिर से बोल रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टोटल 10 मार्क का चैप्टर है, जिसमें आपको 7 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव ज्यादातर पूछा जाएगा, और 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा जिसमें जस्टिफाई भी हो सकता है, या फिर आप वैसे तो जस्टिफाई नहीं, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या साइंटिफिक मैनेजमेंट, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पढ़ लो। हाँ, ये हमेशा अच्छी चीजों के साथ खत्म करने को कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे जो कॉमर्स के बच्चे ना, उनका नाम बड़ा खराब है। पेशेंस लिए ना, मैंने आपको बताया ना, 15 सेकंड का गेम है। इट इज ऑल अबाउट दिस ना, जो चीजें मैं बोलता हूँ वो चीजें मुझे याद दिखती है। फरवरी का महीना आने वाला है, आने वाली एग्जाम्स आने वाली है, लेकिन कोई सीरियसनेस नहीं है। कब आएगी सीरियसनेस? जब एक दिन पहले, मैंने हमेशा कहा है 2024 लग गया है, 2025 लगेगा, 26 लगेगा, साल आएगा, साल जाएगा। आप रहोगे कि नहीं रहोगे उससे कोई फर्क किसी को पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर पढ़ाई करोगे तो उसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। अभी भी बहुत नींद आएगी। जिसको लगता है कि 1 महीना ही बाकी है, कुछ लोगों को लगता है 1 महीना बाकी है, किसी को लगता है 1 ही महीना बाकी है, दोनों में फर्क है। आज भी अगर मैं 21 दिन में 40 चैप्टर पढ़ा सकता हूं, तो 21 दिन में 40 चैप्टर पढ़ा भी जा सकता है। मैं बोलता हूँ 40 नहीं पढ़ के वह 32 होगा, 36 होएगा, किसी का 30 होगा, किसी का 20 होगा। जितनी जल्दी मैं खत्म करूंगा उतना ही दिन आपके पास बचेगा पढ़ने के लिए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको लंबा गैप है ऑब्जेक्टिव, ये बोर्ड पेपर में, तो उसमें वहां पर वो आप कवर कर लेना। मैंने फिर से कहा, पढ़ना, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक लिख नहीं पाओगे। आप कितना भी बेट लगा लो, स्कोर स्टैम्प पेपर पर मेरी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम लिखने के लिए रेडी हो, लेकिन बिना पढ़े मुझे पेपर भर के दिखाओ। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब आप पढ़ोगे तो ही आपका थॉट प्रोसेस काम करेगा, और तभी आप लिख सकते हो। अभी का टाइम ऐसा है कि 3-3.5 घंटा अगर मैं पढ़ा रहा हूं, तो उसका मतलब कम से कम 3-3.5 घंटे का आपका भी आउटपुट आना चाहिए। इसीलिए जिसने जिंदगी में समय को मान लिया, उसने अपने आप को जान लिया। जिसको लगता है कि चलो अपन 45 मिनट में, अपन 45 दिन में क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सा लॉजिक है। आज तारीख कितना है? 15 दिन जनवरी के अभी भी बाकी है, और 15 दिन फरवरी के अभी भी बाकी है। उसके बाद तो सिर्फ आपको पेपर के हिसाब से पढ़ना, उसके पहले उसके बाद में कुछ और गुंजाइश रही नहीं गई। 30 डेज, 4 सब्जेक्ट, मिनिमम 7.5 दिन आपको देना पड़ेगा एक सब्जेक्ट के लिए। मोटा मोटी हिसाब करो तो 7.5 दिन में ओसी के 8 चैप्टर हो सकते हैं, एसपी के 12 चैप्टर्स पॉसिबिलिटी के साथ हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन पूरी शिद्दत से होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर शुरुआत करोगे ईमानदारी से तो पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होने वाला है। यू नीड अ प्लानिंग। मैंने मेरा प्लानिंग किया, मैंने आपको पूरा डिटेल में सारा शेड्यूल दिया है। खाली कोशिश करता हूं कि आप लोगों उतना करो, अगर अच्छे से करोगे तो 2 ही आपके लिए काम होने वाला है। ठीक है, टाटा बाय बाय, आदाब, गुड बाय, सत श्री अकाल। कल मिलता हूँ। कल कौन सा लेक्चर है? ओसीएम का 2nd चैप्टर आई थिंक। ठीक है, चलो बाय।